हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज की 18 फरवरी की एडिटोरियल डिस्कशन में। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज की न्यूज़पेपर में हमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने हैं उसमें एक हिंदू में है जो बात करेगा थर्मल पावर प्लांट जनरेशन के बारे में। कैसे थर्मल पावर प्लांट्स जो इंडिया में है उनमें डोमिनेशन है कुछ ऐसे स्टेट्स का जो प्रोड्यूस तो करते हैं पावर को लेकिन उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो भी गरीब राज्य। तो बिहार या झारखंड जैसे राज्य क्यों एक्स्ट्रा बिजली एक्सपोर्ट करते हैं और गुजरात जैसे राज्य उसे खरीदते हैं, और क्यों इसका नुकसान होता है उन राज्यों को जो ज्यादा थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या इसके पीछे के कारण है, क्या टैक्सेशन का डिस्प्यूट है, वो समझेंगे। फिर हम जानेंगे मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल हुआ है इसके सारे के सारे आयाम कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लागू होता है, क्यों मणिपुर का केस अलग है, क्या यहाँ कहानियां हैं, उसके बारे में समझेंगे। और एक आर्टिकल जहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक नए एक्ट के बारे में जहां पर हम फॉरनर्स एक्ट को एक रिवीजन दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में कि कब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है और किस तरह इम्पोज किया जा सकता है। तो इसके बारे में जरा जानते हैं। आज पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही इंपॉर्टेंस इसकी। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या है इंडिया में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का सिस्टम। तो नॉर्मली आपसे मैं पहले एक बेसिक सवाल पूछता हूं, जब कहीं भी इंडिया में आपको प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना होता है तो क्या प्रोविजंस हैं उसके लिए। प्रेसिडेंट रूल को लेकर इंडिया में 3 प्रोविजन है। एक है आर्टिकल 355। अंडर आर्टिकल 355 ये यूनियन की ऑब्लिगेशन है कि वो स्टेट्स को बचाएं किसी बाहरी आक्रमण से, या वहां कोई इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उससे बचाने का काम ये करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 356 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 356 जहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं पर प्रेसिडेंट को पावर मिलती है जहां वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को टेक ओवर करते हैं। प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर फंक्शंस। तो वो जो टेक ओवर करने की क्षमता है स्टेट गवर्नमेंट को वो मिलती है आर्टिकल 356 में। फिर पॉइंट आता है आर्टिकल 357 का। अंडर आर्टिकल 357 प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और अंडर आर्टिकल 365 जो फोर्थ पॉइंट है वो बात करता है कि अगर कोई ऑर्डर इशू किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर उसको कॉम्प्लाई ना करें तो उसके क्या नतीजे होते हैं। तो ये प्राइमरी 4 चीजें हैं जो जुड़ी हुई है प्रेसिडेंट रूल से। लेकिन इम्पोजिशन की जब बात आती है, डिक्लेरेशन की जब बात आती है, तो वो किसके तहत डिक्लेयर किया जाता है, तो वो है आर्टिकल 356। इसके तहत ही भारत में प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर किया जाता है। 2 ग्राउंड्स होते हैं, दोनों ग्राउंड्स मेंशन है। एक तो आर्टिकल 356 में खुद वो ग्राउंड मेंशन है और दूसरा ग्राउंड मेंशन है 365 में। तो फिर एक बार क्लियर कर दूं कि भारत के संविधान में ऐसे 4 प्रोविजन हैं जहां पर जिक्र इसका आता है, 355, 356, 357 और 365। लेकिन अगर इंपोज करना है तो वो डिक्लेयर किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा अंडर आर्टिकल 356। और इसके 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं। एक ग्राउंड है जो आर्टिकल 356 में खुद दिया गया है और दूसरा जो आर्टिकल 365 में दिया गया है। 365 का है कि जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, डायरेक्शंस को मानने से इनकार कर देती है, तो वहां पे राष्ट्रपति के पास इस शक्ति है कि वो वहां की गवर्नमेंट हटा के वहां पर ये अपना शासन लागू कर सके। और एक पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और ब्रॉड है वो है 356। इसके अंदर प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो संविधान की प्रोविजन है उसकी तरह एक्ट नहीं कर सकती, तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 356 में जब उन्हें लगेगा कि नहीं एक्ट कर पा रही है तो यहां पर गवर्नर की रिपोर्ट ली जाएगी। गवर्नर की रिपोर्ट के ऊपर बेसिस पर अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस स्टेट को गवर्न करने में की क्षमता ठीक से नहीं रख पा रही, तो वो उसको बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। 365 का केस तब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बोला, स्टेट गवर्नमेंट करने से बिल्कुल ही मना कर दे, तो इन केसेस में आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। 356 का रूल आपको पता लग गया, इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आप इंपोज करते हो प्रेसिडेंट रूल। जब भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है तो स्टेट लीडर जो है रिजाइन कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर हट जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको अप्रूव कैसे किया जाता है, यानी किस तरह कितना समय मिलता है आपको। तो ये दोनों ही हाउसेस के थ्रू सैंक्शन होना होता है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स आपको सैंक्शन लेना होता है दोनों ही हाउसेस से। विद इन 2 मंथ्स यू हैव टू टेक सैंक्शन। कहां से सैंक्शन लोगे आप, जितने भी आपके जो आपके स्टेट और 2 हाउसेज हैं, स्टेट के नहीं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से आपको 2 महीने के अंदर सैंक्शन लेना होता है। ठीक, विद इन 2 मंथ्स।
लेकिन अगर इसमें ये अप्रूव नहीं हुआ तो फिर ये ऑपरेट नहीं करता है। एक बार अगर अनाउंस हो गया, ठीक है, और मान लो उसमें लोकसभा डिसॉल्व है तो क्या होगा, तो वो 30 दिन तक वैलिड रहता है कि भाई जब तक सेशन होगा लोकसभा के उसके 1 महीने तक ये वैलिड रहेगा, 30 दिन तक। और उसको अप्रूवल तब तक राज्यसभा देती है। नहीं, लोकसभा अगर संसद में नहीं चल रही है तब क्या सिनेरियो आपसे पूछा जा सकता है ना कि मान लो लोकसभा नहीं है तो क्या होगा। अगर लोकसभा उस टाइम नहीं चल रही है, ठीक है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है, तो 2 महीने के अप्रूवल जब इनको लेना है तभी ये हो गया, तो तब तत्काल ही राज्यसभा से अप्रूवल ले सकते हैं। और एक बार लोकसभा आ गई तो उससे 1 महीने के अंदर इनको लोकसभा से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। तो एक बार आपने अप्रूवल ले लिया, उसके बाद ये कब तक चलता है, 6 मंथ्स के लिए अप्लाई होता है, ये 6 मंथ्स तक अप्लाई होता है। और आप इसको मैक्सिमम 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें हर 6 महीने पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू टेक अप्रूवल, और आप इसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये प्रेजेंट रूल की कहानी हो गई, कैसे अप्लाई होता है, ठीक। अब इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है वो? एक प्रेजेंट रूल भारत में बहुत बार इंपोज हुआ। पहले ये लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हटी, जैसे ही हटी तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा दी थी नई सरकार आके। उन्हें लगता था कि जब तक हमारी पार्टी की सरकार हर जगह नहीं है तब तक सरकारें नहीं चलेंगी, क्योंकि पहले यह था कि स्टेट सेंटर हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो भारत में बहुत ज्यादा इसका इम्प्लीकेशन होता था, मिसयूज हो रहा था। तो इसका एक बड़ा जो जजमेंट आया वो एसआर बोम्मई केस में आया, 1994 एसआर बोम्मई केस, नाम याद रख लीजिए, एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस में ये बोला गया कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। तो अगर जुडिशरी को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है ये मेलाफाइड है, यानी ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये सही नहीं है, तो वो उसको चैलेंज आप कर सकते हैं। अगर वो आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लागू किया गया तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। और दूसरा केस है रामेश्वर प्रसाद केस। रामेश्वर प्रसाद केस में कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल का जो रिकमेंडेशन है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लग रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में क्या एस्पेक्ट है, जो प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन दी गई है उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि हाँ जरूरत है तभी अप्लाई होना चाहिए। ऐसे नहीं उनको लग रहा है तो बस वो कर देंगे, उसके पीछे वैलिड रीजन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये रामेश्वर प्रसाद केस दूसरा केस है 2006 वाला। तो दो इंपॉर्टेंट केसेस आपको प्रेसिडेंट रूल को लेकर कौन से हैं, एक एसआर बोम्मई केस जहां पर ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया, और दूसरा रामेश्वर प्रसाद केस जहां पर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि भाई आप जो है प्रेसिडेंट रूल को लेकर थोड़े से प्रोविजंस फॉलो करो और आप उसको यूं ही अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में 2 कमीशंस की भी बात की गई है। वो 2 कमीशंस कौन से हैं? पहला है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था बड़ी इंपॉर्टेंटली कि 356 केवल एक एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट, जब कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा तब अप्लाई करो। उससे पहले आप स्टेट गवर्नमेंट को जितना आप वार्न कर सकते हो वो दे दो, और जितने भी और इम्पोजिशन लगा सकते हो वो कर लो, लेकिन इसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज करो। और पुंची कमीशन में दूसरी कहानी है। पुंची कमीशन में बोला गया कि आप एक लोकलाइज्ड अप्रोच रखो। अगर जैसे अभी क्या कारण है यहां पर ऐसा होने का कि हिंसा बहुत ज्यादा फैल चुकी है मणिपुर में, तो पुंची कमीशन के हिसाब से था कि लोकलाइज तरीके से यूज करो। अगर बहुत कहीं दिक्कत है तो उस इलाके में इमरजेंसी लगा दो, ठीक है, ना कि पूरे राज्य में आप प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दो। ये नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है कि कैसे ये अप्लाई होता है, क्या कोर्ट की जजमेंट ने कहा है, और एसआर बोम्मई केस में क्या कहा गया, सरकारिया रिपोर्ट और पंची कमीशन ने क्या कहा गया। तो अगर जब आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट रूल तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, 356 के अंतर्गत क्यों लगाया जाता है, कि जब या तो वो राज्य सरकार केंद्र की बात मानने से इनकार कर रही है, या फिर गवर्नर रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करने में असमर्थ है और स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तब आर्टिकल 356 के अंतर्गत आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हो, जिसको आपको 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से पास कराना होता है, और उसके बाद हर 6 महीने पे रेटिफाई करना होता है, और मैक्सिमम 3 साल तक उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक। प्रेसिडेंट रूल अभी तक 100 बार से भी ज्यादा इंडिया में आ चुका है, और मेजॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट रूल की शुरुआत जो होती है वो होती है इन द पीरियड ऑफ 1966 से लेके 1977 तक, यानी जहां पर वो उठापटक चल रही थी कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच में। यहां पर कहानी यही है कि पहले ये माना जाता था कि जब भी गवर्नमेंट हटेगी तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट समझने चाहिए। 356 और 365 में अंतर पता है ना आपको, ये पूछा जा सकता है। तो फिर मैं रिपीट कर दूं, 356 डील्स विद इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। 356 में, 365 में क्या है,
अगर सेंटर के निर्देशों का पालन करने से स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है। ठीक है, क्लियर है? ओके। और जैसे मैंने बोला आपको कि इनके पास स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि स्टेट गवर्नमेंट की राज्य देश की जिम्मेदारी है कि कभी भी फॉरेन हमला हो तो उससे राज्यों को बचाया जाए। उसके तहत डिक्लेरेशन कैसे होगी इमरजेंसी की? वो होगी आर्टिकल 352 के तहत। अंडर आर्टिकल 352 अगर एग्रेशन बाहर से आता है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये अप्लाई कर सकती है। भारत में अभी तक प्रेसिडेंट रूल 100 बार से ज्यादा अप्लाई किया जा चुका है। अब एक बार ये कोर कहानी हम समझ चुके हैं तो इस आर्टिकल में अब एंटर करते हैं। प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है। कैसे, कहां इंपोज किया गया? मणिपुर में इंपोज किया गया है। मणिपुर में क्यों इंपोज किया गया? क्योंकि मणिपुर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो ग्रुप्स के बीच में, कुकीज और मीतीज के बीच में। तो मीतीज कुकीज का ये जो विवाद है ये खुल के सड़कों पे आया और बहुत लोगों की हत्याएं हुई। ये लगभग स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल यहां से जाता दिखा और पूरी तरह से पुलिस भी वहां पर काम नहीं कर पाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ को उतारा और अब जाकर जो गवर्नमेंट है उसको हटा के वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है। अब कहानी यह है कि यहां पर 11वीं बार इंपोज किया गया है मणिपुर में ये प्रेसिडेंट रूल। इंडिया के टॉप मोस्ट स्टेट्स में आ चुका है। तो जम्मू कश्मीर, मणिपुर दो वो राज्य हैं जहां सब सर्वाधिक नंबर्स में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया है। कब अप्लाई किया जाता है? यहां पर क्यों, क्या लॉजिक दिया गया? यहां पर अंडर आर्टिकल 356 अप्लाई किया गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट चीजों को गवर्न नहीं कर पा रही, तो इसलिए अब प्रेसिडेंट को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और यहां पर हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया कि क्या इसके सिस्टम है, कैसे इसको अप्रूव किया जाता है, क्या मैकेनिज्म्स है। और कोई ऐसा 356 के अंदर कोई लिस्टिंग नहीं है कि भाई किस सर्कमस्टांस में ऐसा करोगे। बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद गवर्नर की रिपोर्ट और प्रेसिडेंट के विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको लेकर एक विवाद अक्सर रहता है कि भाई कोई डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। इवन एसआर बोम्बे जजमेंट में ऐसी कोई बड़ी लिस्ट नहीं दे दी उन्होंने कि भाई इन कारणों पर आप अप्लाई करो। वो अभी भी काफी हद तक प्रेसिडेंट के मत में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी प्रेसिडेंट वही करेंगे। तो वो चीजें थोड़ी भी अभी तक डिस्क्रिशनरी है। इस चीज को लेकर विवाद है। हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हुआ था प्रेसिडेंट रूल का, एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक रिपोर्ट लाई थी 2016 में जहां सिचुएशंस को लिस्ट किया गया था कि कब आप अप्लाई कर सकते हो प्रेसिडेंट रूल, लेकिन वो भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता। तो ये पूरी कहानी है प्रेसिडेंट रूल को लेकर जो अभी तक अप्लाई हुआ है 35 राज्यों यूनियन टेरिटरीज में 100 बार से ज्यादा, लगभग 135 बार ये अप्लाई हो चुका है। सबसे पहले पंजाब में 1951 में हुआ था जहां पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर गोपीचंद भार्गव ने रिजाइन किया था। कांग्रेस के साथ उनके विवाद थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन मेजरली जब 1967 का पीरियड आता है जहां से कांग्रेस कमजोर होना स्टार्ट होती है और कई राज्य सरकारों में उनकी सरकार हारती है, वहां से कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट रूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और इनमें सबसे आगे कोई रहा है तो जम्मू कश्मीर, जहां 15 बार से ज्यादा, 15 साल तक अभी तक प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जा चुका है। मणिपुर में 11वीं बार इंपोज किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी 10 बार इंपोज किया जा चुका है। आप सोचो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा बवाल मच रहा था कि वहां इंपोज किया गया, वहां पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में ऐसा इंपोजिशन लगाया गया। तो ये दिखता है कि कैसे अलग अलग कारणों से कहां कहां पर ये अप्लाई किया गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका में जैसे ही सरकार बदलती थी केंद्र में, वो आते ही अपनी अपनी जो भी अपोजिशन की सरकारें जिन राज्यों में होती थी उन सबको बर्खास्त कर देती थी। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 9 ऐसे राज्य थे जहां की सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ये कह के कि देखो केंद्र सरकार, केंद्र के इलेक्शन में हम जीते हैं, यानी इंडिया के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। क्योंकि कांग्रेस के सपोर्ट में वो नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी उनको हटा देना चाहिए। यही लॉजिक लगा के जब मोरारजी देसाई हारे, इंदिरा गांधी दोबारा जीतती है तो अगेन वो सारे अपोजिशन स्टेट्स में इमरजेंसी लगा देती है। यानी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। और जो फेडरलिज्म कहते हैं वो सिर्फ किताबों में था, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट जब जो चाहती थी, जिस राज्य की सरकारें हटा देती थी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इन द नेम ऑफ आर्टिकल 356। क्योंकि 356 में आप तो कुछ भी बोल दो कि भाई यहाँ पे हो ही नहीं रहा, बहुत करप्शन है, बहुत अराजकता फैल रही है, हिंसा फैल रही है, इनसे काम नहीं किया जा रहा। तो एसआर बोम्बे जजमेंट ने इस पर एक बड़ा रोल निभाया था चीजों को कंट्रोल करने में कि भाई आप ऐसे ही नहीं आप स्ट्रक डाउन कर सकते। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे दिख रहा है, क्या विवाद है, तब जाके चीजें कंट्रोल हुई। जो पहले 100 बार से ज्यादा हो चुका था 1950 से लेके 1994 के बाद, अब उसके बाद इसमें एक कमी देखी गई है। ठीक है, वहां पहले 100 बार हुआ, अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। यहां तक कि 2021 में पुदुचेरी में आखिरी बार लागू हुआ था इंडिया में प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद अब जाकर कहीं ये मणिपुर में अप्लाई हुआ है। इससे पहले कई राज्यों में लगाया गया, जैसे आंध्र, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसको कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 2 बार। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इलीगल है। हालांकि 11 बार ऑलरेडी लग चुका है अंडर दिस गवर्नमेंट, मोस्टली अंदर जम्मू कश्मीर। तो इन कारणों को देखें तो ये डिफाइन करता है कैसे
मणिपुर में ये प्रेजेंट रूल अप्लाई हुआ, कैसे ये अप्लाई किया जाता है, क्या इसके रूल्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर जो रिपोर्टिंग है, पंची कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है, ये सब बता दिया चुका मैं आपको। मणिपुर में जो कोर कहानी ये है कि एक चीज फर्क है, यहां पर प्रेजेंट रूल लगा है लेकिन असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी वाली कोalition के पास ही है। अभी उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जब असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाता है, इसका मतलब जब भी वो चाहें तो वो रिवाइव करके अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर मान लो क्या होता है, नॉर्मली हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है, अभी क्या है, इन मणिपुर हाउस इज नॉट डिसॉल्व, हाउस इज अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। तो अगर कल को यहां से राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि, या केंद्र सरकार को असलियत में ऐसा लगे कि यहां पर स्थिति सुधर रही है और वो प्रेसिडेंट रूल वापस ले ले, तो जो हाउस इन सस्पेंडेड एनिमेशन है वो दोबारा हाउस कार्य करने लगेगा, और जो पार्टी वहां पर मेजोरिटी में थी वो दोबारा अपनी सरकार वहां बना पाएगी। सो हाउस अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन जब होता है तो उसके बाद जैसे चीजें ठीक हो तो दोबारा वो अपने आप को अपनी सरकार चला सकते हैं, दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो मेजोरिटी है ही, और अभी तक जो लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व नहीं किया गया, हाउस को डिसॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। तो सिस्टम अभी तक वैसा ही है, जरूरी नहीं कि दोबारा इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट रूल के बाद। अगर वो हटा, क्योंकि अभी तक डिसॉल्व नहीं किया गया, तो दोबारा वो पावर में आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टेक अवे जो इस आर्टिकल का है प्रीलिम्स के हिसाब से वो याद रखना, आपसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इफ हाउस इज अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन एंड प्रेसिडेंट रूल इज रिवोक्ड, देन इट इज पॉसिबल दैट पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, उसी में से, उसी हाउस में से। आई होप क्लियर है मणिपुर में क्यों अप्लाई किया गया, क्या इसके बेसिक मायने हैं, ठीक है। एसआर बम्बई केस क्या कहता है, हमने ये सब समझ लिया। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई थोड़ी आपको। ओके, नाउ अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो बात करता है फॉरेनर बिल के बारे में। ये पेपर 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन के बारे में। अब भारत में जो फॉरेनर्स आते हैं उनको लेकर अलग अलग एक्ट, अलग अलग प्रोविजंस है, राइट। तो ऐसा क्या सिस्टम है जो भारत फॉलो करता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दम। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो फॉरेनर्स भारत में आ रहे हैं उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं, क्या उसको लेकर भारत में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो भारत में अभी तक जो प्रोविजंस थे उनमें कई सारे प्रोविजंस हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि हम उसको अब थोड़ा चेंज करेंगे। अभी तक ऐसा है कि भारत में जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, फॉरेनर्स कोई आते हैं या इमिग्रेशन होता है, जैसे अभी डिपोर्टेशन काफी ज्यादा न्यूज में है तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी क्या ना, 3 एक्ट है। एक है फॉरेनर एक्ट 1946 का, दूसरा है पासपोर्ट एक्ट 1920, और तीसरा है आपका इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 2000, इमिग्रेशन एक्ट, और एक है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 2000। इन लॉज में अगर आप देखो तो इनमें से 3 लॉज ऐसे हैं जो आप कह सकते हो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी वो उस समय के हैं जब भारत में संविधान बना भी नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि इन रियलिटी जो लॉज है उनकी जो कोर फीलिंग है, जो कोर उनका एस्पेक्ट है, वो भारतीय डेमोक्रेसी को नहीं दर्शाता, या भारतीय नियमों से थोड़ा सा अलग सा लगता है। कई चीजें हैं जहां पावर्स ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप देखा जाता है, यानी एक ही काम 2 जगह डिफाइंड है, तो उसको लेकर विवाद काफी है कि काफी दिक्कतें आती हैं। तो 4 की 4 जो लेजिस्लेशन है इसको हटाकर ये एक नया बिल लाने वाले हैं, इमिग्रेशन। जो नया बिल आएगा उसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। इस बिल के अंतर्गत सारी चीजें जो है वो, चारों बिल जो है वो सब्स्यूम हो जाएंगे और एक अलग बिल बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि एक फ्रेश टर्म ड्रॉ किया जा सके। जो पहले ओवरलैपिंग होती थी वो ना हो पाए, और जो अलग अलग दिक्कतें आती थी वो ना हो पाए। तो इस लेजिस्लेशन से मल्टीप्लिसिटी और ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और मल्टीप्लिसिटी भी नहीं होगी। इस बिल के अंदर ऑलमोस्ट 6 चैप्टर हैं, 35 क्लॉज होंगे, ठीक है, और ये पूरी तरह जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी को डिफाइन करेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर कैसे काम कर सकता है, क्या उसके अंदर प्रावधान है, पासपोर्ट की और वीजा की रिक्वायरमेंट क्या है, फॉरेनर कितने टाइम तक इंडिया में अगर आ रहे हैं तो किस तरह, जो होटल अगर वो यूज करते हैं, हॉस्पिटल अगर वो जाते हैं तो किस तरह की जिम्मेदारियां, अभी तक वो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। हालांकि भारत में ऑलरेडी एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, लेकिन यहां बिल में बताया गया है कि एक पूरा इमिग्रेशन ऑफिसर बनेगा, एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, उनके प्रोविजन डिफाइन किए जाएंगे। इंडिया के जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी फॉरेनर को अगर
इलाज कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या प्रोविजंस है, क्या वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। पहले कोई डिफाइंड रूल नहीं था, तो अब एक डिफाइंड रूल आएगा कि जब भी कोई फॉरेनर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर कहीं यूनिवर्सिटी में है तो उसको लेकर क्या प्रोविजंस है। यहां तक ये भी बोला गया है कि अब जो होगा फॉरेनर को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पहले भी कुछ कुछ करते थे, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, ताकि अब ढंग से मैनेज कर पाओ कि कोई इलीगली तो नहीं रह रहा है। होटल्स हो गए, गेस्ट हाउसेज हो गए, उनको ये जो पासपोर्ट डिटेल्स है वो पुलिस के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। तो इन प्रोविजन से ये चीजें होंगी कि हम फॉरेनर्स को ढंग से मैनेज कर पाएंगे। और यहां पर जो फॉरेनर्स की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की पावर भी इनको दी गई है, ठीक है। तो यहां पर जो बिल है उसमें बोला गया है कि ये प्रूव करना कि आप फॉरेनर नहीं हो, ये आपके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी अगर मैं आज कोई क्राइम करूं और कोर्ट में जाऊं तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है प्रूव करने की कि मैं दोषी हूं। जब तक मैं दोषी प्रूव नहीं होता तब तक मैं निर्दोष हो जाऊंगा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने को इनोसेंट प्रूव करूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे वो दोषी प्रूव करें। लेकिन अगर केस प्रूव करने का है कि आप फॉरेनर हैं या नहीं है, तो ये मेरे ऊपर है कि भाई मैं फॉरेनर हूं या ना हूं। तो कोई व्यक्ति अगर किसी भी क्लेम कर दिया फॉरेनर हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दिखाऊं कि नहीं नहीं मैं तो भारत का नागरिक हूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो फॉरेनर है या नहीं इस बिल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है कि थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। ये बात बोली गई है कि अगर देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा है तो आपको एंट्री रोकी जा सकती है। फॉरेनर है तो आप इंडिया में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऑलरेडी इंडिया में ये प्रोविजन थे कि क्लियरली मेंशन रीजन नहीं थे। अभी जो ढेर सारे लॉ थे इनमें प्रोविजन था कि भाई अगर आप स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो तो आपको रोका जा सकता है। लेकिन यहां पर पब्लिक सेफ्टी और इससे आगे बढ़कर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंटर के पास पावर होगी कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई ये फॉरेनर जो है स्टेट के लिए खतरा है, इनको हटाया जा सकता है। अभी तक जो है रिस्ट्रिक्शन की पावर थी, लेकिन अब उसको और क्लियरली डिफाइन किया गया है। पेनल्टी बढ़ा दी गई है। अगर आप किसी बिना पासपोर्ट के ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आते हो तो आपको 5 साल की सजा या 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर फौज डॉक्यूमेंट लेके आते हो तो भी 2 साल की सजा हो सकती है, 7 साल तक सजा हो सकती है। अगर आप वीजा जितना है उससे ज्यादा टाइम इंडिया में स्टे करते हो 3 साल तक की सजा या 3 लाख तक का फाइन हो सकता है। तो ये चीजें हैं जहां पर फोकस किया गया है कि फॉरेनर्स जो है उनमें क्या क्या बदलाव किए। जैसे मैंने बोला ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को ऐड किया गया है। लीगल जो एक सेटअप तैयार करने की कोशिश की गई है। FRRO यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो पूरा प्रोविजन सिस्टम यहां पर फॉलो किया गया है। और इसमें हालांकि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डिपोर्ट करने की बात आती है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट डिपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल डिपोर्ट कर सकती है। फॉरेनर कभी भी डिपोर्ट कर सकती है, लेकिन डिपोर्ट करने का सिस्टम है कि पहले डिपोर्ट करने से पहले जो जितने प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस, वो पूरे हो जाने चाहिए। लीगल प्रोविजंस कंप्लीट हो गई, कोई केस उस व्यक्ति पे चलना नहीं चाहिए इंडिया में, उसके बाद आप उसको डिपोर्ट कर सकते हो। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें एक रोल निभा सकती है? बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट निभा सकती है रोल। हालांकि इस बिल में डिटेंशन सेंटर का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ ये बात की गई है कि अगर पता लगे कि कोई एक फॉरेनर है जो लीगली इंडिया में रह रहा है तो उसको, या फिर अपना टर्म जो वीजा का उससे ज्यादा रह रहा है, तो उसको एक अलग जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है। इसको आप टेक्निकली कह सकते हो एक तरह का डिटेंशन सेंटर ही है ये। क्योंकि पहले एक डिटेंशन सेंटर मैनुअल दिया गया था जहां बोला गया था कि जो लोग जिनके पास ढंग के ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है उनको डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं, ताकि हमेशा पता रहे कि ये व्यक्ति कहाँ है। क्योंकि अगर उसको ऐसे छोड़ दिया गया तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो इन चीजों को ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके लिए स्टेट को जो जो गवर्नमेंट से उनको बोला गया कि भाई आप कमिटीज बैठाओ कि भाई कब कब लोग आए हैं, क्या इंडिया में ज्यादा समय तो नहीं रहे, किन लोगों ने जो वीजा रेगुलेशन इसको तोड़ा है। जिन लोगों ने वीजा रेगुलेशन को तोड़ा है उनको आप पोर्टल पे अपडेट करो जिसको लोकल पुलिस एक्सेस कर पाए। और एक नेगेटिव लिस्ट बनाने की बात की है, जिन लोगों से पता लग सके कि कोई फ्रॉड के थ्रू ऐसे डॉक्यूमेंट लेके आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़े हैं स्टेट गवर्नमेंट ने इसके तहत। जैसे हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक यस। क्या मैकेनिज्म है ट्रैक किया जाने का? फॉरेनर्स को ट्रैक करने की बात कहे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि आप 2 कमिटी सेट करोगे, एक जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको फॉरेनर्स को जो 1 जनवरी 2011 से पहले आए हैं या उसके बाद आए हैं, और जो अपने वीजा पीरियड से ज्यादा रहे हैं। इन फॉरेनर्स की लिस्ट को, ठीक है, आप अपलोड करोगे EFRRO पोर्टल पर, ठीक है।
इस पोर्टल पर लोकल पुलिस को एक्सेस होगा तो इजीली चेक कर सकते हैं ये व्यक्ति कौन है, क्या ये इलीगली रह रहा है। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस पेन डेटाबेस है, वहां पर ये चीज़ आप शेयर करो ताकि वो लोग ऐसे डॉक्यूमेंट का फायदा ना उठा सकें। आपको एक यूनिक जो आपका यूआईडी कार्ड होता है जैसा, वैसा एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ आधार कार्ड बनाने के लिए बोला गया है कि अगर किसी पुलिस को पता लगे कि भाई किसी व्यक्ति ने इलीगली इंडिया में एंटर करके नकली आधार बना लिया है, तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो भाई ये नेगेटिव आधार है। और इन तरह की चीज़ों को करके आप एक आइडेंटिफिकेशन पोर्टल बनाने की भी बात कर रहे हो, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट में बायोमेट्रिक्स उनके अंगूठे के निशान या रेटिना इसके स्कैन को रख सके, जिससे पता लग सके इलीगल फॉरेनर्स कौन है और कहाँ वो रह रहे हैं, उसकी एक लिस्ट आ जाए ताकि लोकल पुलिस भी कोऑर्डिनेट कर पाए, जिससे कि बाहर से जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उन्हें पकड़ा जा सके और वो भारत के अंदर आकर आसानी के साथ अपने जो लिए फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट ना कर पाए। स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार दिया गया है कि भाई अगर आप भी चाहो तो डिटेन कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट दिए गए हैं इस बिल के अंदर। तो हमने देखा क्या था ये आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, डिटेंशन सेंटर को लेके, फॉरेनर्स को लेकर, जो 3 बिल हमने सबस्यूम करके एक सिंगल बिल बनाने की बात की है जिसको कंप्लीटली गवर्न करेगा। अब आते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ जो बात करता है थर्मल पावर स्टेट्स के बर्डन के ऊपर। ये पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, भारत में बिजली का उत्पादन जो होता है उसके सर्वाधिक शेयर होता है थर्मल पावर प्लांट से। अब थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट असल में वो पावर प्लांट होते हैं जिनमें आप कोयला जलाते हो, यू बर्न कोल, और कोल से फिर क्रिएट करते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरह से आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली अनक्लीन है, इट इज नॉन रिन्यूएबल, और इसमें बहुत ज़्यादा आप पोल्यूशन जनरेट करते हो। कोयला जलेगा तो धुआं उठेगा। तो इस चक्कर में इंडिया में जो इंडस्ट्री है उसमें अगर आप देखो तो भारत में ये बड़ी समस्या रही है। इंडिया ने अपने नेशनल डिटरमाइंड गोल में, इस आर्टिकल में प्राइमरली जो बात की गई यही है कि भारत का एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था। भारत ने बोला था पेरिस एग्रीमेंट में कि हम अपने देश में एक क्लाइमेट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे, हम अपने इमिशन को जीडीपी का 45% तक लेके आ जाएंगे बाय 2030, ठीक है, और 50% अपनी जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है वो नॉन फॉसिल, नॉन फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से लेके आएंगे बाय 2030। ये प्रमुख कमिटमेंट्स थी। लेकिन क्या ये कमिटमेंट्स पूरी हो रही हैं? नहीं। अभी तक भारत में थर्मल पावर प्लांट का जो रिजीम है उसका शेयर अभी ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। तो बहुत बड़ा शेयर है और ये एक बड़ा नंबर है। अब इस नंबर में क्या मेन प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं? भारत में थर्मल पावर प्लांट में से प्रोडक्शन होता है। तो थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन जहां से होती है वो उनमें से 70% के आसपास का शेयर जो है वो सारा का सारा थर्मल पावर प्लांट से बनता है। भारत में टोटल रिजर्व ऑफ कोल जो है, जहां से आप थर्मल पावर बनाते हो, कोयले की जो मैक्सिमम आपकी जो स्टोरेज है वो किस राज्य में है? मैक्सिमम स्टोरेज है इन उड़ीसा। तो आप जनरली उम्मीद करोगे उड़ीसा में तो बिजली बनेगी बनेगी, बाकी जो अमीर राज्य हैं वो और इनसे कोयला खरीद के अपने राज्यों में बिजली बनाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। कई राज्य एक अलग गेम खेल रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपने देश में बिजली बनाने के बजाय किसी और राज्य से बिजली खरीद लेते हैं। तो जिन राज्यों से बिजली खरीदते हैं उन राज्यों में, मान लो गुजरात उड़ीसा से या झारखंड से बिजली खरीदेगा, तो उड़ीसा में थर्मल पावर प्लांट चल रहा है या बिहार में थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, वहां पर पोल्यूशन हो रहा है और वो बिजली जो बना रहे हैं वो उसको बेच रहे हैं। तो गुजरात को सीधा सीधा बिजली मिल रही है और इनके राज्य में जो है पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी अमीर गरीब राज्यों का डिवाइड आपको देखने को मिलता है, जहां पर कंसिस्टेंटली जो ऐसे स्टेट है जो थर्मल पावर प्रोड्यूस करते हैं वो बिजली बेचते हैं गुजरात जैसे राज्यों को या कई ऐसे राज्यों को जो बिजलियां खरीद रहे हैं। तो इनसे इन राज्यों को, बिहार उड़ीसा जैसे राज्यों को डबल नुकसान झेलना पड़ता है। और भारत में कई राज्यों में आप देखो तो ऑलमोस्ट जो सेंट्रल सेक्टर के पावर प्लांट है वो अराउंड 31% तक जो पावर है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद स्टेट के पावर प्लांट है, प्राइवेट पावर प्लांट भी हैं जो पावर को जनरेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 73% के आसपास जो आपकी बिजली है वो कोल से जनरेट होती है, 73%। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो नंबर दिखाता है कि कोल पे आप कितने ज़्यादा डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब हो क्या रहा है भारत में, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनमें आप देखो तो कौन से राज्य हैं जो सर्वाधिक प्रोड्यूस करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से? तो सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है जिसमें कैपेसिटी जनरेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान में जो रिन्यूएबल के बजाय नॉन रिन्यूएबल के बजाय रिन्यूएबल पे ज़्यादा फोकस है। रिन्यूएबल मतलब जो सोलर हो गया या फिर विंड हो गया जिसको आप रिन्यू कर सकते हो। तो मुद्दा क्या है भाई, ये समझो। होता क्या इससे
कार्बन एमिशन। अब जिन राज्यों में प्रोड्यूस हो रहा है उनमें उन राज्यों में पोल्यूशन ज्यादा होगा, तो वो बिजली किसको प्रोवाइड करेंगे भाई? जिन जिन राज्यों के लोग बिजली बना रहे हैं उन्हीं को बिजली मिलनी चाहिए ना, वही तो पोल्यूशन झेलेंगे। लेकिन बिजली जाती कहीं और है, ठीक है। जो पोल्यूशन का बर्डन है थर्मल पावर प्लांट का, वो लोकल जनता वहां की झेलती है और बिजली किसी और को मिल जाती है। अब ये कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। ये बेसिक डेटा है कि भाई कितने सेंट्रल सेक्टर प्लांट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इंडिया में ऑलरेडी एक मेजॉरिटी सेक्टर में जो कोल है वो उससे बिजली जनरेट होती है। उड़ीसा में लगभग 94 बिलियन टन आपका कोल रिजर्व है, और इंडिया में 59.12% जितनी एनर्जी है सप्लाई का, उसमें मैक्सिमम 59%, आधे से भी ज्यादा कोल का ही पावर सप्लाई है। तो इसलिए हम कोल के ऊपर भी ज्यादा निर्भर है। 73% हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल के थ्रू होता है। सो थर्मल पावर प्लांट एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, एमिशन का मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिसके थ्रू आप बिजली बनाते हो। तो जैसे मैंने बताया, कई राज्य जैसे अब रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में थर्मल पावर के ऊपर बहुत फोकस किया गया, तो यहाँ थर्मल की जगह आप सोलर पावर पर फोकस कर रहे हो अब, यानी क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस चला गया। यानी ये लोग फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लेकिन अभी भी नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यानी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर महाराष्ट्र जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य रिलाय कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा जनरेट करते हैं, जितना वो यूज कर सकते हैं उससे ज्यादा बिजली बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? जितना कोयला जलाओगे उतना पोल्यूशन होगा, तो आप तो नहीं चाहोगे ना आपका राज्य पोल्यूटेड हो जाए। लेकिन जो रीसेंट रियलिटी है वो ऐसी है कि जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये अपनी बिजली का केवल 40%, 38.43%, 29.92% ही इस्तेमाल करते हैं अपने राज्यों में, बाकी वो बेच देते हैं। गुजरात हाईएस्ट कंज्यूमर है एनटीपीसी की प्रोड्यूस की हुई बिजली का, ठीक है, जबकि स्टेट में केवल इनका 17.7 मेगावाट ही बिजली उत्पन्न होती है। और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, वो बाकी राज्यों से बिजली खरीदते हैं, और बाकी राज्य इनको बिजली बेचते हैं। वो अपने राज्यों में थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, और फिर वो बिजली वहां से बेच देते हैं इन राज्यों को। तो जो पोल्यूशन बर्डन है इस बिजली के प्रोडक्शन का, वो कहाँ की जनता झेलती है? वो बेचारी जो राज्य प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, वो झेलेंगे। तो जैसे त्रिपुरा में 96% उनकी पावर थर्मल पावर से आती है, बिहार में 95, छत्तीसगढ़ 94, झारखंड 92, दिल्ली 87, वेस्ट बंगाल 87, उत्तर प्रदेश 81। तो इन राज्यों में देखो तो सारी की सारी पावर कहाँ से आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से। मेजरली इन राज्यों में खुद ही थर्मल पावर का जनरेशन होता है। बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब की बात आप कर लो तो दिल्ली तो खैर सब खरीदती है, दिल्ली में तो सारा कुछ खरीदा जाता है। तो जो लोग बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उन राज्यों में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। जैसे बिहार ने 2022-23 में 16,000 मेगावाट बिजली बेची, क्योंकि जितनी जनरेट की बिहार ने उससे कम इन्होंने कंज्यूम की। तो भाई बिहार ने जो बिजली प्रोड्यूस की, सोचो पोल्यूशन इन्होंने झेला, इन्होंने बेच दिया, जिसको बिजली मिली उसने बस बिजली के पैसे दिए, और उस बिजली के पैसे पर आप जीएसटी नहीं लगा सकते डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो बिहार को वहां पर कोई टैक्सेशन से फायदा भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ खुद एक गरीब राज्य है, जो एक इलेक्ट्रिसिटी का हाईएस्ट नेट सेलर है भारत में, तो ये लगभग 535 मेगावाट इसने 2022-23 में बेचा। इसके बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय। अब छत्तीसगढ़ मेजॉरिटी ऑफ पावर जो जनरेट करता है थर्मल पावर से जनरेट करता है। ये बिजली अमीर राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य खरीदते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो पोल्यूशन झेलेगा वो भी यही झेलेंगे, और क्योंकि जीएसटी नहीं लगता तो वो जब बेच रहे होते हैं बिजली किसी राज्य को तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते, तो उनको ज्यादा टैक्सेशन का फायदा वहां भी नहीं मिलता। और अगर आप इंपोर्टर्स की बात करो, हाईएस्ट इंपोर्टर गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, ये अमीर राज्य हैं। और ये जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में जो अमीर देश हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं कर रहे और फायदा उठा रहे हैं, ठीक वैसे ही अमीर राज्यों के साथ भारत में हो रहा है। जो एनवायरमेंटल और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो उन राज्यों को फायदा नहीं पहुंचाता जो इतना बर्डन लेके उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको कंपनसेट नहीं करता। जो एक्सपोर्टिंग स्टेट हैं उनको सारा पोल्यूशन का दर्द भी झेलना पड़ता है, और जो इंपोर्टिंग स्टेट हैं जैसे मैंने बताया गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बिना कोई पोल्यूशन फैलाए अपने राज्य में। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। जितने भी सेंट्रल सेक्टर थर्मल पावर प्लांट है मेनली वो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है, तो पोल्यूशन यहीं पर होगा, और यहां से बिजली जाएगी कहां? बाकी राज्यों में। तो कोल रिच स्टेट के पास मैक्सिमम प्रोडक्शन है, लेकिन उनकी देखो वहां सर्वाधिक बिजली उत्पन्न हो रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन उनका कहीं नहीं है उन राज्यों के मुकाबले। दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र के मुकाबले छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यहां पर कैपिटा कंजम्पशन तो कुछ है ही नहीं बिजली का। इट मींस कि बिजली प्रोड्यूस भी वो कर रहे हैं, पोल्यूशन भी झेल रहे हैं, उनके लोग बिजली का उतना यूटिलाइजेशन कर भी नहीं पा रहे, और वो देश बिजली बेच रहे हैं राज्य दूसरे राज्यों को, और
बेचने वाले राज्यों को उतना फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एक नया तरह का रिसोर्स कर्स बन चुका है कि भाई आपके पास कोयला है तो आप थर्मल पावर प्लांट से बिजली भी प्रोड्यूस करोगे, आप बिजली बनाओगे, बिजली बेचोगे, बिजली का पोल्यूशन भी आप झेलोगे, और क्योंकि आपने अपनी ट्रांसमिशन लाइन उतनी बेहतर नहीं बनाई है तो आपके लोगों तक बिजली ठीक से नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए अब बोला गया है कि जो थर्मल पावर बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें कुछ पैसा अपने पेरीफेरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आप इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहे हो थर्मल पावर प्लांट से, वहां पर पैसा निवेश करके उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार करो, वरना उन राज्यों के लोगों का तो नुकसान ही नुकसान है। बिजली एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं, स्टेट इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन याद रखो स्टेट कैन लेवी टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड सेल बट नॉट ऑन जनरेशन। तो जब बिजली बनती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, और ना ही स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बिजली के प्रोडक्शन पे कोई टैक्स लगाती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट बिजली पैदा कर रही है उसको कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा, और स्टेट गवर्नमेंट को पास ये भी पावर नहीं है कि वो और टैक्स लगा दें इसके जनरेशन, या फिर इसको अगर वो बेचना चाहें तो उसके ऊपर बेसिक ही वो टैक्स लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो टैक्स दूसरे राज्यों को बेच के बहुत टैक्स लगाने फायदा कमा लें, वो भी नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा सकते, तो इनको कोई टैक्स में भी ज़्यादा फायदा नहीं होता, बस ये बिजली बेचते हैं उनका इनको फायदा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड जिस राज्यों में है, यानी जैसे मान लो गुजरात में या महाराष्ट्र ने बिजली खरीदी छत्तीसगढ़ से या बिहार से, तो बिहार और छत्तीसगढ़ ने बिजली जब बेची तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा नहीं सकते। जब प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी कोई टैक्स नहीं है, तो जितनी बिजली बनी जो भी रेट तय है उस रेट से उन्होंने उसको बेचा गुजरात या तमिलनाडु को, वो बिजली खरीदेंगे, और जो वो कंज्यूमर को बिजली बेचेंगे अपने राज्य में उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे वो, क्योंकि कंजम्पशन में आप टैक्स थोड़ा बहुत लगा सकते हो। तो इस तरह से एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना वो टैक्स लगा पा रहा है, क्योंकि वहां बिजली का कंजम्पशन नहीं हो रहा, केवल प्रोडक्शन हो रहा है, केवल ट्रांसमिशन हो रहा है। प्रोडक्शन तो वहां होगा ना जो राज्य बिजली खरीद रहा है उसके लोग बिजली यूज करेंगे, या फिर इंडस्ट्रीज बिजली यूज करेंगे। तो तमिलनाडु बिजली खरीदेगा, तमिलनाडु अपनी इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जब उनसे लेगा तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को वहां एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है टैक्स ज्यादा होने की वजह से बिल के ऊपर। ना उनके राज्य में पोल्यूशन हो रहा है, ना उनको राज्य को नुकसान हो रहा है, और बिजली की भरपाई की कीमत और सेहत का नुकसान छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा जैसे राज्य चुका रहे हैं। तो जो थर्मल पावर के थ्रू बिजली बनाने वाले राज्य हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, एनवायरमेंटल भी और लोकल भी, ताकि जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य जो ये डबल वैमी ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उन राज्यों के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो थर्मल पावर जनरेशन को टैक्स कर पाए, तभी जाकर शिफ्ट हो पाएगा इन चीज़ों से। और लगातार टीन फाइनेंस कमीशन ने ये बोला है कि एक फॉर्मूला होना चाहिए कि स्टेट से को फंड दिया जा सके जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज की दर्द को झेल रहे हैं। ग्रांट्स और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके तहत आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी प्रायोरिटाइज कर सको। 16 फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि इंडिया को जरूरत है कि अपनी कमिटमेंट को देखते हुए, इंटरनेशनल कमिटमेंट को, हम अपने गोल्स को अचीव करें। इसके लिए हमें कई चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, और थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं उनको कंपनसेट करना चाहिए कि भाई आप बाकी राज्यों का भी जो आप बोझ उठा के चल रहे हो तो आपको उसके लिए कोई ना कोई कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। तो ये था तीसरा आर्टिकल थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। आई होप ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब मुझे बताइए, पहली चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल किन आर्टिकल्स के तहत लगता है? 352 वर्सेस 356 क्या है? 365 वर्सेस 356 क्या है? सर्वाधिक प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लगा है? क्या मैकेनिज्म है? कौन से केसेस हैं? किसकी बात की गई? ठीक। और एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन इट वाज अबाउट व्हाट? इट वाज अबाउट फॉरेनर्स एक्ट। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है? क्या फॉरेनर बिल लाए गए हैं? क्या आपको ये क्लियर है? आई होप क्लियर है, नहीं है तो एक बार इसको रिवाइज जरूर करिए। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आप दो चैनल, सुमित सर के चैनल सुमित रेवड़ी या फिर PW ओनली एस ऑफिशियल चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको ओनली एस नथिंग एल्स को फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको सारी की सारी PDF और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली एस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।